राजकुमार अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। ऐसा लग रहा था वो किसी का इंतजार कर रहा है। तभी उसके कानों में धीमी धीमी पायल की आवाज आई। कुछ ही पलों में छन छन करती पायल की आवाज धीरे धीरे करके उसके बिल्कुल करीब आने लगी। लगता है आ गई, आने दो इसे आज, फिर मैं पूछता हूँ इससे कहाँ इतनी देर लगा दी। वो ये सोच ही रहा था कि एक बहुत ही खूबसूरत औरत उसके कमरे के अंदर आई। उसे देखकर राजकुमार ने बनावटी गुस्सा दिखाते हुए उसकी तरफ से मुंह फेर लिया। उसे ऐसा करते देख उस औरत ने कहा कि ठीक है, अब ऐसे ही मुझे देखकर मुंह फेरना है तो मैं जाती हूँ। ये कहकर औरत वापस जाने लगती है। तभी राजकुमार अपने बिस्तर से उठता है और जाकर उस औरत का हाथ पकड़ लेता है। बहुत भाव खाती हैं आप। अब भाव नहीं खाऊं तो क्या करूं? मैं इतनी मुश्किल से तुम्हारे भैया की नजर बचाकर तुमसे मिलने आई हूँ और एक तुम हो कि मुझे देखकर मुंह फेर रहे हो। कभी मेरी हालत के बारे में भी तो सोचिए भाभी। देवर जी, आपकी हालत के बारे में सोचते हैं तभी तो जान हथेली पर लेकर आपसे मिलने आ जाते हैं। नंदिनी की इस बात को सुनकर राजकुमार के चेहरे पर चमक आ गई और उसने अपनी भाभी नंदिनी से कहा, भाभी और कब तक इंतजार करना है? छोड़िए भैया का साथ और भाग चलिए मेरे साथ। अरे हम भी तो इंतजार में ही हैं। जैसे ही मौका मिलेगा आपके साथ मैं पतंग की तरह उड़ जाऊंगी आसमान में। ये कहकर नंदिनी ने राजकुमार को गले से लगा लिया। न जाने कब वो दिन आएगा जब हम दोनों बिना किसी डर के एक साथ रहेंगे, जब चाहे एक दूसरे को प्यार कर सकेंगे। वो ये बातें कर ही रहे होते हैं तभी एक तिलचट्टे पर नंदिनी की नजर जाती है। तिलचट्टे को देखते ही वो जोर से चीख पड़ती है, आह तिलचट्टा! देवर जी, इसे जल्दी भगाओ, इससे मुझे बहुत डर लगता है। राजकुमार अपनी चप्पल खोलता है और उसे तिलचट्टे पर फेंकने ही वाला होता है कि तिलचट्टा दूर भागने लगता है। उसे देखकर राजकुमार को बहुत गुस्सा आता है और वो चप्पल फेंककर तिलचट्टे पर मारता है, लेकिन चप्पल तिलचट्टे को ना लगकर कमरे में रखे एक महंगे गुलदस्ते पर लगता है। अगले ही पल गुलदस्ता नीचे गिरता है और उसके गिरने की आवाज आती है। जैसे ही गुलदस्ते के गिरने की आवाज आती है, राजकुमार चीखते हुए कहता है, इस तिलचट्टे को आज मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, बहुत नुकसान कर दिया इसने। वो फिर से चप्पल उठाता है और तिलचट्टे के ऊपर फेंकने वाला होता है। तभी उसकी नींद खुल जाती है और वो खुद को बिस्तर पर पाता है। अरे ये सब एक सपना था, वो सब मैं सपने में देख रहा था। राजकुमार राहत की सांस लेता है और कमरे के बाहर आता है। तभी उसकी नजर अपनी भाभी नंदिनी पर जाती है जो रसोई में खाना बना रही होती है। वो उसे दूर से ही घूरने लगता है। भाभी किचन में काम करते हुए भी कितनी खूबसूरत लगती है। वो ये सोच ही रहा होता है तभी नंदिनी उसे आवाज देती है, देवर जी यहाँ आइए। जी भाभी, बोलिए भाभी, कुछ कह रही थी क्या आप? खाना तैयार हो गया है, कहिए तो मैं लगा दूं, क्योंकि आपके भैया तो आज देर से आएंगे। क्या भाभी, मैंने सोचा आप ये कहेंगे कि आज आपके भैया देर से आ रहे हैं, इसलिए आज देवर भाभी जमकर बातें करेंगे, और आप हैं कि खाना लगा दूं क्या, ये पूछ रही हैं। अजी हम आपके देवर हैं, कभी हमारे पास बिना खाने पीने की बातें किए भी बैठ सकती हैं। चलिए देवर जी, फिर बैठ जाते हैं, खाना बाद में खाएंगे, लेकिन हमारी बातें बहुत लंबी होती हैं। फिर ये ना कहिएगा कि भाभी अब रहने दीजिए, बाद में बात करेंगे, पहले खाना खा लेते हैं। हम तो ऐसा कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि हम तो आपसे प्यार करते हैं ना। उसकी बातों को सुनकर नंदिनी खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसे लगा कि राजकुमार ने ये बात उससे मजाक में कही है, लेकिन राजकुमार अपनी भाभी से अकेले में बात करने का हमेशा मौका तलाशता रहता था। हालांकि उसकी भाभी नंदिनी भी उससे हंस हंस कर बातें करती। एक देवर और भाभी में जिस तरह के मजाक होते हैं, वैसे मजाक वो भी करते। लेकिन राजकुमार अपनी भाभी की इन बातों से उनकी तरफ झुकने लगा था। वो मन ही मन उन्हें चाहने भी लगा था। उसे ऐसा भी लगता था कि मैं जानता हूँ भाभी मुझे कहती नहीं, लेकिन वो भी मुझे मन ही मन चाहती है। लेकिन चाहत को मन में दबाने से क्या फायदा? एक दिन हम दोनों में से एक को तो पहल करनी ही होगी, क्योंकि मैं ये बात पूरी गारंटी से कह सकता हूँ कि नंदिनी भाभी मेरे काले कलूटे दिनकर भैया से तो रत्ती भर भी प्यार नहीं करती होगी। 1 साल पहले की बात है। दिनकर की शादी नंदिनी से हो रही थी। मंडप पर खड़े सभी लोगों की निगाहें नंदिनी पर ही थी, क्योंकि नंदिनी थी ही इतनी खूबसूरत। गोरा रंग, घुंघराले बाल, खड़ी नाक और उसकी बड़ी बड़ी आंखें। एक बार जो भी उसकी तरफ देखता ही रह जाता। राजकुमार, तेरे भैया ने तो गजब की किस्मत पाई है? उनकी शादी में देर तो बहुत हुई, लेकिन इस देरी का फल देखो कितना खूबसूरत मिला है? तुम्हारी भाभी सच में लाखों में एक है। दिनकर दिखने में जितना साधारण था, नंदिनी उतनी ही खूबसूरत। शादी की पहली रात उसने नंदिनी से कहा, जानती हो नंदिनी, 5 साल पहले पंडित जी ने मेरी माँ से हाथ देखकर एक बात कही थी। कौन सी बात?
दिनकर का साधारण रंग उसकी शादी के आड़े आ रहा था। उसकी शादी की बात कई जगह बनते बनते बिगड़ गई थी। एक दिन दिनकर के यहाँ एक बहुत बड़े पंडित जी आए हुए थे। दिनकर की माँ उन्हें बहुत मानती थी, क्योंकि वो जो कुछ भी कहते वो 100% सच होता था। पंडित जी, हम तो परेशान हो गए हैं दिनकर के लिए लड़की ढूंढ ढूंढ कर। हर जगह बात बनते बनते रह जाती है। अरे आप परेशान क्यों होती? ईश्वर ने सबकी जोड़ी बनाई है। आपके दिनकर के लिए भी जरूर कोई ना कोई होगी। अब वो कौन है ये तो पता चले पंडित जी। जरा इसका हाथ देखकर बताइए ना, कब तक इसकी शादी होगी भी कि नहीं होगी। पंडित जी ने दिनकर का हाथ देखना शुरू किया। कुछ ही पलों में उनके मुंह से निकला चांद। ये शब्द सुनते ही दिनकर की माँ के कान खड़े हो गए। उन्होंने पंडित जी से पूछा, चांद? मैं समझी नहीं पंडित जी। अरे आपके बेटे के भाग्य में तो चांद सी लड़की लिखी है। पंडित जी की बात कभी गलत नहीं होती थी, लेकिन इस बीच दिनकर की माँ चांद जैसी लड़की के इंतजार में स्वर्ग से धर गई। लेकिन उनका कहा सत्य हो गया। आप सचमुच चांद जैसी है नंदिनी। हम ठहरे काले कलूटे, हमारा आपका क्या मेल। देखिए जी, आप ऐसी बातें मत कहिए। अग्नि के आगे मैंने आपके साथ फेरे लगाए हैं, वो भी आत्मा के साथ। मैंने आपके रंग के साथ फेरे नहीं लगाए। मुझे आप बहुत पसंद हैं। बस आप मुझे हमेशा खूब सारा प्यार दिया कीजिएगा। नंदिनी अपने पति से बहुत प्यार करती थी और दिनकर भी नंदिनी पर अपनी जान छिड़कता था। लेकिन राजकुमार ख्याली पुलाव पका रहा था और हर समय अपनी भाभी के सपने देखा करता था। एक दिन उसने अपनी भाभी से दिल की बातें कह दी। उस समय नंदिनी रसोई में काम कर रही थी। वो उसका हाथ पकड़कर बाहर ले आया। अरे कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? कहीं घूमने जाना है क्या? भाभी, आज आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। ये लो, मुझे लगा कि आप मुझे घुमाने ले चलिएगा और आप हैं कि कोई जरूरी बात करना चाहते हैं। अच्छा कहिए, क्या बात है? भाभी, हम आपको बहुत प्यार करते हैं। अरे यही जरूरी बात कहनी थी। वो तो हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। आखिर आप हमारे देवर जो ठहरे। नंदिनी की बातों को सुनकर राजकुमार ने कहा, भाभी आप समझ नहीं रही हैं। देवर भाभी वाला प्यार नहीं, हम आपसे एक प्रेमी की तरह प्यार करते हैं। नंदिनी ने राजकुमार के मुंह से जैसे ये बात सुनी वो सन्न रह गई। उसने राजकुमार की ओर देखा और कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? वही जो आप भी कहना चाहती हैं, लेकिन डरती हैं। भाभी, हम आपसे प्रेम करते हैं। आप भैया को छोड़ दीजिए और मेरे साथ शादी कर लीजिए। वैसे भी वो कहाँ काले कलूटे और आप कहाँ रूप की रानी। इस बात को सुनने के बाद नंदिनी का सब्र जवाब दे गया और वो राजकुमार के पास गई और उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। झन्नाटेदार थप्पड़ खाते ही राजकुमार हिल गया। भाभी चुप, एकदम चुप। अपनी गंदी जुबान से आप मुझे भाभी मत कहिए। अरे भाभी का मतलब समझते हैं आप? देवर जी, हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, एक सीमा होती है। उसे पार करने की कोशिश मत करिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। आपके भैया मेरे लिए ईश्वर के समान है। समान क्या, वो मेरे लिए सचमुच ईश्वर है। मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। उनके लिए जान भी दे सकती हूँ। देवर जी, आपने मेरे और भैया दोनों के विश्वास को आज चकनाचूर कर दिया है। चले जाइए आप मेरी नजरों से दूर, नहीं तो मैं कुछ कर बैठूंगी। जाइए यहाँ से। ये कहकर नंदिनी फूट फूट कर रोने लगी। उसे रोता देख राजकुमार को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो फौरन उनके पैरों पर गिर पड़ा और बोला, भाभी आप रो क्यों रही हैं? रोना तो मुझ जैसे बेशर्म को चाहिए जो अपनी भाभी पर बुरी नजर रखता है। मैं सच में इस घर में रहने लायक नहीं हूँ। मैं आज ही ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। लेकिन भाभी, जाने के पहले आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। आप मुझे माफ कर दें, आप मुझे माफ कर दें। ये कहकर राजकुमार भी रोने लगा। उसे रोता देखकर नंदिनी उसके पास गई और उससे कहा, देवर जी, आपको अपनी गलती का एहसास है, ये काफी है मेरे लिए। लेकिन एक बात याद रखिए, मर्यादा की लकीर हर रिश्ते में होती है। उसका ध्यान हम सभी को रखना चाहिए।